आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तकरीबन 10 दिन बीत चुके थे। विशाल और मायरा के बीच बातचीत हुई। हालांकि शुरू में 1-2 दिन विशाल ने उसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती थी। कैफे में भी विशाल को देखकर वो वहाँ से चली जाती थी और फिर उसने वहाँ आना ही बंद कर दिया। लेकिन विशाल वहाँ रोज जाता था मायरा के इंतज़ार में। और फिर एक दिन रात के 9 बजे उसके मोबाइल पर कॉल आया। हेलो विशाल बेटा, मैं मायरा की नानी बोल रही हूँ। विशाल बोला, जी नानी बोलिए, इतनी रात को आपने कॉल क्यों किया? सब ठीक तो है ना? नानी बोली, नहीं बेटा, वो मायरा कहीं चली गई है। मेरा मतलब है कि वो सुबह से कहीं गई है और अब तक घर नहीं आई। नानी के आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। विशाल बोला, अभी तक घर नहीं आई? कहाँ गई होगी वो? आपने उसे फ़ोन किया? नानी बोली, किया था, लेकिन वो अपना फ़ोन घर पर ही छोड़ कर गई है। विशाल बोला, ऐसे कैसे वो कहीं जा सकती है? कुछ हुआ था क्या? वो किसी बात से परेशान थी। नानी बोली, दरअसल बेटा आज उसका जन्मदिन है और वो कई सालों से अपना जन्मदिन नहीं मनाती। हमेशा वो अकेले ही कहीं चली जाती है ताकि कोई उसे जन्मदिन की बधाई ना दे, लेकिन शाम होते ही लौट आती है, मगर आज वो अब तक नहीं आई, तो मुझे लगा कि तुम्हें बताना चाहिए। विशाल बोला, आपने बहुत अच्छा किया नानी, आप चिंता मत कीजिए, मैं मायरा को ढूंढ कर लाता हूँ, आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, मैं उसे लेकर सीधे आपके पास ही आऊँगा। नानी बोली, थैंक यू बेटा। विशाल बोला, ठीक है नानी, मैं फ़ोन रखता हूँ। और फिर विशाल बिना अपने दोस्तों को बताए गाड़ी लेकर मायरा को ढूंढने के लिए निकल गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ गई होगी। उसने उन सभी रास्तों पर देखा जहाँ मिले थे या जहाँ मायरा के होने की संभावना थी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इतने में ही 1 घंटे से ज़्यादा बीत चुका था। फिर अचानक उसे याद आया कि इस वक्त टूरिस्ट के ज़्यादा आने से कैफ़े करीब 12 बजे तक खुले रहते हैं। विशाल सोचा, कैसे मैं ये बात भूल गया, सबसे इम्पोर्टेंट जगह मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। उसने फटाफट कैफ़े की तरफ गाड़ी घुमाई। जब वो कैफ़े के नज़दीक पहुंचा तो बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने वहीं गाड़ी पार्क की और उतरकर तेज कदमों से कैफ़े की ओर बढ़ने लगा। नज़दीक पहुंचने पर उसे एक तेज झटका लगा। पूरा कैफ़े आग की लपटों से घिरा हुआ था और लोग चिल्ला रहे थे। एक पल के लिए विशाल को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने जल्दी से भीड़ में जाकर मायरा को तलाशना शुरू कर दिया, लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिखी। अचानक उसने कैफ़े के मालिक को देखा जो सदमे और दुख से रो रहा था। उसने जल्दी से उसके पास जाकर पूछा, ये सब कैसे हुआ काका? ये आग कहाँ से लगी? काका बोले, पता नहीं बेटा, अचानक ये कैसे सब हो गया। विशाल बोला, अच्छा काका, क्या मायरा यहाँ आई थी? वो लड़की जो लास्ट टेबल पर बैठती है, उसे आपने देखा क्या? काका बोले, पता नहीं बेटा, हाँ वो आई तो थी, तुम देखो यहीं कहीं होगी वो। विशाल ने उनसे ज़्यादा कुछ पूछना सही नहीं समझा, पर वो मायरा को सब जगह देख चुका था। वो भीड़ में कहीं नहीं थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र कैफ़े के पिछले भाग में लगे कांच के शीशे पर पड़ी। उसने जल्दी से वहां पहुंचकर अंदर झांका। उसने देखा कि मायरा वहीं टेबल के पास नीचे बेहोश पड़ी है। उसने जल्दी से चारों तरफ अंदर जाने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। पीछे भीड़ में से लोग उसे वापस आने के लिए बुला रहे थे, लेकिन उसके सिर पर तो जैसे जुनून सवार था। किसी तरह बहुत कोशिश के बाद वो कैफ़े के दरवाजे से अंदर पहुंचने में कामयाब हो गया, लेकिन अभी भी मायरा उससे दूर थी। उसने एक जलती हुई चेयर को उठाया और उस आग से बचते हुए वो किसी तरह उसके पास पहुंचा। बोला, मायरा उठो। उसने मायरा का चेहरा थपथपाते हुए कहा कि मायरा उठो, लेकिन लगता था वो धुएं से पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। विशाल ने तुरंत एक टेबल कवर में उसको लपेटकर और जैसे ही उसे उठाने लगा, उसे मायरा की डायरी दिखी जो फर्श पर पड़ी थी। उसने जल्दी से उसे उठाया और मायरा को गोद में लेकर बाहर आ गया। बोला, प्लीज़ कोई डॉक्टर को बुलाइए। वो उसे गाड़ी की तरफ ले गया। तभी फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी आ गई। 2 लोग डॉक्टर को लेकर जल्दी से मायरा और विशाल के पास आए।
डॉक्टर ने मायरा का चेकअप किया। बोला घबराने की कोई बात नहीं है, बस धुएं से सांस अटक गई थी इसलिए बेहोश हो गई है। अच्छा हुआ जो आप इन्हें वक्त रहते निकाल लाए। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, ये थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे, आप इनका ख्याल रखिएगा। विशाल बोला जी डॉक्टर, थैंक यू। उसने मायरा की तरफ देखा। आज तो वो बुरी तरह डर गया था कि अगर मायरा को सच में कुछ हो जाता तो। इस ख्याल से ही उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। विशाल उसे लेकर तुरंत घर आया। उसे बेहोश देखकर नानी घबरा गई। ये सब क्या हुआ विशाल, मायरा ऐसे बेहोश क्यों है? विशाल ने मायरा को बेड पर लिटाते हुए बोला, मैं सब बताता हूँ नानी। वो और नानी कमरे से बाहर आ गए और विशाल ने कैफे में जो कुछ भी हुआ वो नानी को बता दिया और बोला, अब बाकी का सवाल आप अपनी मायरा से पूछिएगा। नानी बोली, मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया करूं बेटा, तुमने आज मेरी जिंदगी के इकलौते सहारे को बचाया है। मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। विशाल बोला, ये तो गलत बात है नानी, वो क्या सिर्फ आप ही सब कुछ हैं, वो मेरी भी दोस्त है। तो अब आप रोना बंद कीजिए, अब वो बिल्कुल ठीक है। वो टेबल पर बैठी रोए जा रही थी। आज उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने खिड़की से बाहर देखकर अपना ध्यान बांटने की कोशिश की और तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मायरा। और उसने मुड़कर देखा तो वो उसके सामने खड़ा था, वैसे ही मुस्कान के साथ जैसे वो हर दिन उससे मिलता था। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उसे छूने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया वो उससे दूर जाने लगा और तभी एकाएक अंधेरा छाने लगा और लोगों में अफरा तफरी मच गई। और जब उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो देखा आग लगी हुई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने उठने की कोशिश की लेकिन ऐसा लगा कि कोई इसके दम घोंट रहा है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे आवाज़ लगानी चाहिए लेकिन तभी वो गायब हो गया। फिर मायरा एक डर से चिल्लाई और जाग गई। आवाज़ सुनकर विशाल और नानी दौड़कर उसके कमरे में आए। बोले, मायरा क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो? ये बात बोलकर नानी उसे गले लगा ली। वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस रोए जा रही थी। फिर अचानक उसकी नज़र वहाँ खड़े विशाल पर पड़ी और उसने नानी की तरफ सवालिया नज़र से देखा। नानी बोली, जब तू इतनी देर तक घर नहीं आई तो मैंने ही इसे फ़ोन किया था और तुझे आग से भी इसी ने बचाया है। मायरा ने विशाल की तरफ इस नज़र से देखा जैसे ये सब कुछ उसका कसूर था। नानी बोली, अच्छा अब तुम लोग बात करो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ, मायरा को भूख लगी होगी ना। फिर मायरा नानी की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। उनके जाने के बाद मायरा ने विशाल की ओर देखा। विशाल बोला, देखो थैंक्स तो तुम बोलना भी मत और इस बार मुझसे कोई हमदर्दी की उम्मीद भी मत रखना। क्या समझती क्या हो तुम अपने आप को? कौन सी दुनिया में खोई रहती हो कि अपने ऊपर आने वाली मुसीबत का ध्यान नहीं रहता तुम्हें? तुम्हें पता है नानी कितना घबरा गई थी तुम्हें इस हालत में देखकर, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? विशाल गुस्से में बोलता बोलता अचानक से रुक गया। मायरा बोली, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी और उस दिन जो कुछ भी मैंने तुम्हें बोला वो गुस्से में बोला था, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे। तभी नानी कमरे में खाना लेकर आ गई। बोली, देखो मायरा, तुम अपना जन्मदिन नहीं मनाती लेकिन फिर भी मैं हमेशा केक बनाती हूँ इस उम्मीद से कि कभी तुम इसे काटोगी, लेकिन आज मैं खुद चाहती हूँ कि अपने दोस्त के लिए तुम इसे काटो। उसने तुम्हारी जान बचाई है, इसके बदले तुम इतना तो कर ही सकती हो। मायरा बोली, ठीक है नानी माँ, आप कहती हैं तो मैं ज़रूर काटूंगी ये केक। और इस तरह नानी विशाल के बहाने से मायरा का जन्मदिन मनाने में सफल हो गई। उन्हें खुशी थी विशाल के आने से मायरा में कुछ तो बदलाव हुआ ही था। नानी बोली, विशाल बेटा आज रात तुम यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना, अभी वक्त ज़्यादा हो गया है और मैं जानती हूँ कि तुम भी मेरी बात नहीं टालोगे। विशाल बोला, ठीक है नानी। नानी बोली, चलो मैं तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। सुबह जब मायरा उठी तो उसे उसके दरवाजे पर एक कागज़ मिला जिसमें लिखा था कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और जो कुछ भी मैंने कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं आज ही दिल्ली वापस जा रहा हूँ। ये पढ़कर मायरा के चेहरे पर उदासी छा गई। वो फिर से अकेली हो गई थी। विशाल चला गया बिना बताए। नानी ने चाय देते हुए पूछा, हाँ हमेशा के लिए? वो तो यहाँ घूमने आया था, उसे तो जाना ही था और अच्छा है कि मेरी मनहूस किस्मत से वो दूर चला गया। ये कहकर मायरा उठी और बाहर चली गई। विशाल को मनाली से आए 6 महीने बीत चुके थे। उसने बहुत कोशिश की मायरा को भूलने की,
लेकिन वो उसे अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा था। इस बीच उसने अपना ध्यान हटाने के लिए अपने पापा का बिजनेस भी ज्वाइन कर लिया था, मगर फिर भी वो कहीं ना कहीं उसके ख्यालों में आती ही रहती थी। इधर मायरा ने फिर से अकेलेपन को अपना साथी बना लिया था, क्योंकि उसका मानना था कि प्यार की अब उसकी जिंदगी में कोई जगह ही नहीं है और ना ही उसे इसका हक है। हालांकि वो भी विशाल की बकबक को बहुत मिस करती थी। विशाल के पापा पूछे, विशाल बेटा क्या बात है? मैं देख रहा हूँ तुम जब से दिल्ली वापस आए हो तुम उदास रहते हो, खोए खोए रहते हो। आखिर क्या बात है बेटा? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। मैं तुम्हारा पापा हूँ, बचपन से जानता हूँ तुम्हें। जब तक घर को अपनी बातों से सिर पे ना उठा लो तुम्हें चैन नहीं आता, और आजकल तुम किसी से सही से बात भी नहीं कर रहे हो। देखो जो कुछ भी है साफ साफ बताओ, क्योंकि छिपाने से कोई फायदा नहीं। ये सुनकर विशाल उन्हें गले लगाकर रोने लगा और उन्हें सारी बात बता दी। पापा बोले, वो अब समझ में आया, जनाब इश्क कर बैठे हैं। अरे लेकिन इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। विशाल बोला, लेकिन पापा वो मुझसे प्यार नहीं करते। इनफैक्ट वो तो ये कहती है कि वो अब किसी से प्यार नहीं कर सकती। अब आप ही बताइए मैं ऐसे में कैसे खुश हो सकता हूँ। पापा बोले, बात तो सही है, मगर बेटा उसके ऐसा कहने के पीछे कोई बड़ी वजह भी हो सकती है। क्या तुमने कभी उससे पूछा? विशाल बोला, नहीं, दरअसल उसने शर्त रखी थी कि मैं उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा कोई सवाल नहीं करूं। पापा बोले, तो कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। तुम एक काम करो, वापस मनाली जाओ और उससे अपने दिल की बात बोल डालो, और अगर वो ना करे तो उससे उसकी ना की वजह जानने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि इतने सब के बाद वो तुम्हें ज़रूर बता देगी, और फिर क्या पता तुमसे दूर रहकर वो अपना इरादा बदल लिया हो। तुम एक बार कदम आगे बढ़ाकर तो देखो। विशाल बोला, थैंक्स पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। अगले ही दिन विशाल मनाली जा पहुंचा। उसने होटल पहुंचकर मायरा को कॉल किया। बोला, हेलो मायरा। मायरा बोली, विशाल। इतने दिनों बाद विशाल की आवाज़ सुनकर वो खुश थी और वो हैरान भी थी। विशाल बोला, वो मायरा, मैं कहना चाहता था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ बस एक बार, तो क्या तुम प्लीज़ मिल सकती हो? मायरा बोली, हाँ ज़रूर, लेकिन तुम इस वक्त कहाँ हो? विशाल बोला, मैं यहीं मनाली में हूँ। मायरा बोली, मनाली? तुम यहाँ कब आए? विशाल बोला, आज ही, और अब मैं बस तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। मायरा बोली, ठीक है, बताओ कहाँ मिलना है? विशाल बोला, पुरानी लेक के पास आ जाना शाम को, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मायरा बोली, ठीक है। फ़ोन रखने के बाद विशाल को ऐसा लगा जैसे उसकी दिल से कोई बोझ उतर गया हो, वरना अब तक तो उसे यही डर था कि मायरा उससे नहीं मिलना चाहेगी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था वहाँ का। सूरज लगभग डूब चुका था और हल्का हल्का छाया अंधेरा उस शाम को भी रंगीन बना रहा था। उसने सब इंतजाम कर लिया था, बस अब देर थी तो उसके आने की। वो इंतज़ार करने लगा। अचानक उसके पीछे से आवाज़ आई, विशाल। विशाल ने पीछे मुड़कर देखा तो वो आज हल्के आसमानी चूड़ीदार सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थी, हवा में लहराते वही काले घने बाल। विशाल को लगा जैसे वो एक बार फिर यहीं अपना दिल खो बैठा। वो बोली, कहाँ खो गए? विशाल बोला, कहीं नहीं, बस यूं ही। वो बोली, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वो दोनों इस तरह शायद पहली बार मिले थे। विशाल बोला, उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि मैं यहाँ आऊँगा। वो बोली, पर आ गए ना? विशाल बोला, हाँ, किस्मत हमें खींच ही लाती है, तुम बैठो ना। वो बोली, थैंक्स, वैसे पूछ सकती हूँ कि इतने इंतजाम किस खुशी में किए हो? विशाल बोला, अरे नहीं, अब तुमसे मिलने से बढ़कर क्या हो सकता है, तुम इतनी खास दोस्त हो मेरी। वो बोली, हाँ ये तो है, लेकिन तुम उस दिन बिना बताए चले गए, इसके लिए मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। विशाल बोला, मैं मानता हूँ, मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। वो बोली, तो क्या प्लान है आगे का? वो बोला, प्लान कुछ नहीं है, बस तुम्हारे साथ वक्त बिताना है और तुम्हें कुछ बताना है। वो बोली, अच्छा तो जल्दी बताओ। विशाल बोला, समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे कहूँ। वो बोली, अरे इतना क्यों सोच रहे हो, बोलो भी। बोला, ठीक है मायरा, मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ प्लीज़ उसे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बेहद प्यार, और इस बात का मुझे तब एहसास हुआ जब मैं तुमसे दूर हुआ। हालांकि शुरू से ही तुम्हें पसंद करता था, तुम्हारी सादगी, तुम्हारी शायरी, तुम्हारी बातें। उस दिन जब तुमने कहा कि
तुम किसी से प्यार नहीं कर सकती तो मैंने फैसला किया कि मैं अब कभी तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होने दूंगा और इसलिए मैं तुम्हें बिना बताए चला गया। लेकिन घर जाकर भी तुम मेरे जहन से एक पल के लिए दूर नहीं हुई। मैं जहाँ भी सोचता था सिर्फ तुम होती थी, जहाँ भी देखता था तुम होती थी। मैंने लाख कोशिश की तुम्हें भुलाने की, लेकिन मैं नाकाम रहा और बहुत हिम्मत करने के बाद मैं तुमसे यहाँ मिलने आया हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी, मगर मैं जो भी कह रहा हूँ दिल से कह रहा हूँ और ये सब सच है। अब तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। एक पल के लिए दोनों शांत हो गए, फिर मायरा ने खामोशी तोड़ी। बोली, विशाल, मैं तुम्हारे इस एहसास की इज्जत करती हूँ क्योंकि मैं अब जानती हूँ कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। तुमने इतनी बार बिना किसी रिश्ते के मेरी जान बचाई है और तुम जैसा दोस्त किस्मत वालों को मिलता है। मैंने तुम्हारे आगे शर्त रखी थी कि तुम कभी मेरी ज़िंदगी से जुड़ा कोई सवाल नहीं पूछोगे, क्योंकि तब मुझे लगा था कि तुम और भी लड़कों की तरह सिर्फ टाइम पास करने आए हो। लेकिन अब जब मैं जानती हूँ कि तुम एक खूबसूरत दिल भी रखते हो तो मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हें अपने इनकार की वजह बता देनी चाहिए। विशाल बोला, कैसी वजह? मायरा मुस्कुरा दी। वो बोली, विहान था उसका नाम, कॉलेज का सबसे पॉपुलर और हैंडसम दिखने वाला लड़का। आगे क्या हुआ मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।